और हमारा सेकंड सेशन जो है वो DBMS और SQL की बात करता है। तो हम लोग पिछले क्लासेस में DBMS के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, उसको एक बार रिकैपिचुलेट कर लेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो ये क्या है, कैसे है, हम लोग जान चुके थे। एक चीज़ आपको फिर से हम यहाँ याद दिलाना चाहेंगे कि जब DBMS का यूज़ करते हैं तो DBMS जो है वो कहता है कि डेटा को आप टेबल के फॉर्म में अरेंज करिए, डेटा को आप टैबुलर फॉर्म में अरेंज करिए। तो जैसे पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे, पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर था। अब क्या करना है, पेशेंट आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर था, ये कहाँ पर, रिसेप्शन में। दूसरा एक टेबल था जो बना था पेशेंट आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट, ये कहाँ पे था, तो ये वार्ड में था। और इन दोनों को मिलाकर हम लोग एक तीसरा टेबल बनाए थे। उसी तीसरे टेबल का जो नाम था वो पेशेंट डिटेल था। पेशेंट डिटेल में हम लोग लिख रहे थे आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट, एडवाइस, जो भी था वो सारा बन के चला आया। अब इस पूरी कहानी में, पूरी प्रक्रिया में हम लोग पढ़े कि ये हमारा टेबल जो है इस आईडी के द्वारा यूनिकली आइडेंटिफाई होता है, और ये आईडी वाला सेक्शन जो है वो प्राइमरी की है। और इस वाले में देखा जाए तो ये आईडी जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है और ये कहलाता है प्राइमरी की। इन दोनों को मिलाकर ये टेबल बना, इसे हम लोग व्यू टेबल के नाम से भी जानते हैं। और ये व्यू टेबल बताए थे कि टेम्पोररी होता है, यानी हमें दिखता नहीं है। और इसमें ये जो आईडी वाला यूनिक रो बना है, माफी चाहते हैं, यूनिक कॉलम बना है, इसी यूनिक कॉलम को हम लोग फॉरेन की के नाम से भी जानते हैं। तो आपको बताए थे पिछली क्लास में कि फॉरेन की जो होता है वो किसके लिए होता है, तो व्यू टेबल के लिए होता है। और इसका इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं जो टेबल डिराइव हुआ है उसके कंटेंट्स को देखने के लिए। अब ये फॉरेन टेबल जो बना, इसी फॉरेन टेबल को, क्योंकि इसमें फॉरेन की है तो हम इसे फॉरेन टेबल के नाम से भी जानते हैं। तो यहीं से एक डेफिनेशन हो सकता है कि फॉरेन टेबल क्या होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि द टेबल that has been derived using various base tables are called foreign table. The row is uniquely identified as foreign key. जो रो आइडेंटिफाई होता है, यानी जो यूनिक कॉलम होता है, यहाँ पे बार बार हम गलत लिख दे रहे हैं, द कॉलम इज यूनिकली आइडेंटिफाइड एज फॉरेन की, ये हम गलत लिख दे रहे हैं बार बार, ठीक है। तो वो जो कॉलम होता है हम उसको कहते हैं फॉरेन की। इसी फॉरेन टेबल को हम लोग, फॉरेन टेबल इज ऑल्सो नोन एज डिटेल्ड टेबल। हम इसे डिटेल्ड टेबल के नाम से जानते हैं। हम इसे डिटेल्ड टेबल के नाम से क्यों जानते हैं, इसीलिए जानते हैं क्योंकि ये बहुत सारे टेबल्स को मिलाकर बनाया गया है और बहुत सारे टेबल का कॉम्बिनेशन से, इसीलिए डिटेल टेबल है। तो आपके एग्जाम्स में, सेमेस्टर वगैरह में या बोर्ड या फाइनल्स में ये आ सकता है क्वेश्चन, तो ये दोनों याद रख सकते हैं। या आपका थ्योरी हो सकता है और ये आपके एमसीक्यू का पार्ट हो सकता है। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें और बनती हैं। कभी भी आप टेबल जब डिज़ाइन करते हैं तो टेबल डिज़ाइन करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कुछ बच्चे यहाँ बैठे होंगे जो हमारे से कहेंगे कि सर हम लोग टेबल डिज़ाइन करने के लिए SQL क्वेरी का यूज़ करेंगे।
कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो कहेंगे कि सर हम टेबल डिफाइन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। कुछ बच्चे ऐसे बैठे होंगे जो ओपन ऑफिस का यूज़ करते होंगे, तो वो कहेंगे कि सर हम इसको डिज़ाइन करेंगे ओपन ऑफिस बेस में। कुछ ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सर हम इसे लिब्रा ऑफिस में या लिब्रा बेस में डिज़ाइन करेंगे। तो ये आपका चॉइस है, आप इस टेबल को कहीं भी डिज़ाइन कर सकते हो। ये आपके कंडीशंस के ये आपके कंडीशंस और यूज़ पे डिपेंड करता है। लेकिन कहीं भी आप टेबल डिज़ाइन करते हैं तो उसमें एक सबसे मेजर क्राइटेरिया फॉलो करना होता है, और वो क्राइटेरिया जो है उसे हम कहते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। हम उसे कहते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ी देर पहले मैं आपको ये पेशेंट वाले टेबल के बारे में जानकारी दे रहा था। इसमें मैंने आपसे क्या बताया कि ये दो टेबल्स हैं, ये मिलकर तीसरा टेबल बनाते हैं जिसे हम फॉरेन टेबल के नाम से जानते हैं। अब मान लीजिए ऐसा हो कि यहां पे पेशेंट का नाम है 101 आशुतोष, मान लो यहां पे ना लिखा है डिटेल, दूसरा लिखा है मान लो 102, या यहां भी मान लो 101 में ही लिखा है और यहां पे नाम लिख दिया आशीष, यहां पे कोई दूसरा नंबर लिखा हुआ है। अब मान लेते हैं दोनों को मिलाकर एक तीसरा टेबल बनाना है यहां। अब ये जब तीसरा टेबल बन रहा होगा तो यहां पे क्या होता है कि दोनों को डेटा मिलना चाहिए। अब हमें डेटा मिलाना कैसे है, तो बेटा 101 का डेटा ये है, 101 का डेटा ये है, ये दोनों मिलकर यहां दिखना चाहिए 101 आशुतोष, और बाकी का डिटेल्स आना चाहिए। अब यहां पे कंडीशन क्या लगा, तो भैया ये दोनों मिलाकर यहां हमारा निकलना चाहिए आउटपुट। अब हो क्या गया कि इन दोनों को मिलने के बजाय इसका डेटा इससे मिल गया और एक हौच पौच खिचड़ी वाला टेबल बन गया। यानी आप 101 वाले डेटा को रेफर कर रहे थे और 101 वाला डेटा रेफर होकर या रेफर ना होकर 101 और 102 मिलकर एक दूसरा डेटा बना दिया, जो कि सरासर गलत हो गया। तो कभी भी डेटाबेस बनाते हैं या डेटाबेस यूज करते हैं इन चारों पांचों किसी भी ऑप्शन में, तो हम एक बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट इंश्योर करते हैं, वो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं, और वो रूल्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं, ये हेल्प करते हैं कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपस में सामंजस्य बैठाकर चले। यानी इसका डेफिनेशन लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बारे में, they are set of rules used in DBMS that help user to ensure and establish a proper connection between the tables। यानी टेबल्स के बीच अच्छे से कनेक्शन, सही से कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए यह रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का यूज होता है। दूसरा इसका यूज क्यों करते हैं, इट ऑल्सो इंश्योर्स कि अगर दो डेटा मर्ज करके तीसरा टेबल बना है तो डेटा कहीं डिलीट ना हो जाए या चेंज ना हो जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट, ये पहला पॉइंट था इसके रिगार्डिंग, अब दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं, इट ऑल्सो इंश्योर्स that that data is neither deleted nor updated। ये इंश्योर करता है कि दो डेटा ना डिलीट हो ना अपडेट हो। क्यों? क्योंकि इसी के बेसिस पर एक तीसरा टेबल या चौथा टेबल, पांचवा टेबल या व्यू टेबल, फॉरेन टेबल, डिटेल टेबल बनकर आया है।
क्योंकि इस पे बाकी के टेबल्स डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए ये ध्यान रखता है कि भैया आउटपुट सही निकलना चाहिए। अब यहां पर इस चीज को इंश्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसक्यूएल क्वेरीज का यूज करते हैं। एसक्यूएल का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसमें और भी बहुत कुछ पढ़ना है, हम वो बताएंगे आपको, लेकिन थोड़ा सा हम आपको एसक्यूएल के बारे में पहले बता दें। कोड्स बताएंगे कुछ, उन कोड्स को आपको समझना पड़ेगा। इस एसक्यूएल का इस्तेमाल ही हम लोग ओरेकल में कर सकते हैं, मोंगोडीबी में कर सकते हैं, या एक सबसे कॉमन सा सॉफ्टवेयर आप और हम अपने कॉलेज स्कूल में यूज करते हैं वो है माई एसक्यूएल, दोनों जगहों पे कर सकते हैं। तो हम लोग यहां जब पढ़ रहे होंगे तो एसक्यूएल को माई एसक्यूएल के टर्म में लेकर चलेंगे, यानी माई एसक्यूएल आप कॉलेज में बैठकर, स्कूल में बैठकर यूज कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो बिना टाइम गवाए हम लोग इस पे आते हैं। अब देखिए, जब हम एसक्यूएल की बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि ये क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी यहां पे कुछ क्वेरीज का इस्तेमाल करके आप अपने कंटेंट को देखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इस एसक्यूएल को हम लोग नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज से जानते हैं। एसक्यूएल जो है वो एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर हम इसको नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज क्यों कहते हैं? क्योंकि नॉन प्रोसीजरल इसलिए कहते हैं कि हम इसको सिर्फ और सिर्फ बताते हैं कि क्या करना है, व्हाट हैज टू बी डन, क्या करना है आप उसको वो बताते हैं। हाउ और व्हेन ये वाली कहानी, ये वाला किस्सा नहीं होता, और हाउ वाला किस्सा तो बिल्कुल नहीं होता। कैसे करना है वो बताने का काम आप नहीं करते, इसीलिए हम इसे नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। अब यहां पर जब आप क्वेरीज लिख रहे होते हैं तो क्वेरीज को लिखने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करना होता है, और उस दौरान जब आप रूल्स फॉलो करते हैं तो रूल्स फॉलो करने के दौरान कुछ कीवर्ड्स का भी यूज करते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं तो आप जानते होंगे, वर्ड्स दैट हैव स्पेशल मीनिंग। ऐसे शब्द जिनके स्पेशल मीनिंग होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स बोलते हैं। अब होता क्या है, जब आप एसक्यूएल यूज करते हैं या एसक्यूएल के कीवर्ड्स को यूज करते हैं तो उनके कीवर्ड्स को हम लोग 5 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। कह सकते हो कि एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स या एसक्यूएल के कीवर्ड्स को 5 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स एंड इट्स कैटेगराइजेशन, एसक्यूएल स्टेटमेंट एंड इट्स कैटेगराइजेशन की जब बारी आती है तो हमने क्या कहा, हम इसको 5 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। आप लोग इसके बारे में सुने और पढ़े भी होंगे, शायद नाम सुनकर याद आ जाए। वो 5 क्या क्या होता है? पहला जो होता है वो होता है डीएमएल, दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं डीडीएल, तीसरा जो होता है उसे कहते हैं टीसीएल, चौथा जो है उसे हम कहते हैं सेशन ट्रैकिंग, और एक पांचवा है। पांचवा क्या होता है वो बताइए? तो पांचवा जो होता है उसे हम कहते हैं सिस्टम कंट्रोल कमांड्स। जो बच्चे ऑनलाइन में देख रहे हैं हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वहां टाइप करते रहें अपने कमेंट्स को। सिस्टम कंट्रोल कमांड्स के नाम से जानते हैं। अब यहां पर आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि सर डीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएमएल का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। दूसरा आता है डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारे पास है टीसीएल, जिसे हम ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। तो बेटा ये 5 कैटेगराइजेशन है, और इसी 5 कैटेगराइजेशन का यूज करके हम लोग एसक्यूएल के कमांड्स को पढ़ सकते हैं, यूज कर सकते हैं और समझ सकते हैं। यहां एक चीज आपको हम और बताना चाहेंगे कि जब आप इसे यूज करते हैं या जब एसक्यूएल कमांड्स बनाते हैं तो वहां पे कॉलेज में 2-3 चीजें बताई जाती है। जैसे एक ईआर डायग्राम होता है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बताया जाता है।
तो हम लोग इन सब चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन होगा क्या कि जब आप इसे यही मिक्स कर देंगे तो बेसिक नहीं समझ में आएगा। तो हमारा पहला टारगेट है कि बच्चा एसक्यूएल का बेसिक समझ ले, और जब बेसिक समझ जाएगा तो उसे और क्या एडवांस सीखना है हम लोग उसके अलावा बाद में वो सीख लेंगे, इसी सेशंस में सीख लेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उन बच्चों के भी काम में आएगा जो सीबीएसई में है, 11-12 का एग्जाम देने को है, वहां भी ये पूछा जाता है, तो वो भी यहाँ से देख के सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये कैटेगराइजेशन था। आने वाले टाइम्स में ये टीसीएल क्या होता है, डीडीएल क्या होता है, डीएमएल क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी समय की आज बाध्यता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फटाफट आपको बता देते हैं कि भैया एसक्यूएल यूज कैसे करते हैं, प्रैक्टिकली अगर आप यूज कर रहे होंगे तो कैसे करेंगे। तो आइए हम लोग थोड़ा सा उस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अब क्या होगा जब आप एसक्यूएल यूज कर रहे होंगे, तो हम ये मानकर चलते हैं कि आपके कंप्यूटर में माई एसक्यूएल पहले से इंस्टॉल्ड है, आपके कंप्यूटर में माई एसक्यूएल पहले से इंस्टॉल्ड है, और अगर मान लीजिए नहीं इंस्टॉल्ड है, तो वैसे तो कहना नहीं चाहिए ऑन कैमरा, लेकिन हम आपसे कहेंगे, एक वेबसाइट है गेट इनटू पीसी, इस वेबसाइट से मेरा कोई संबंध नहीं है, हम भी यूज करते हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। यहां पे जाइए, माई एसक्यूएल लिखिए, फ्री में डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिए। आपसे आपका यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप माई एसक्यूएल ही नहीं, दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर चाहें तो गेट इनटू पीसी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जब डाउनलोड कर लेंगे तो हम मान के चलते हैं कि आपके कंप्यूटर में माई एसक्यूएल इंस्टॉल्ड है। इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको अपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आप सबसे पहला काम करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे, और ऑल प्रोग्राम्स पे जाने के बाद माई एसक्यूएल पे क्लिक करेंगे। आप बेटा जैसे ही माई एसक्यूएल पे क्लिक करते हैं, आप जैसे ही माई एसक्यूएल पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक ब्लैक कलर का विंडो ओपन होगा, छोटा सा, मानो वो आपको ऐसा लगेगा कि कमांड प्रॉम्प्ट का विंडो है, वो आपसे पासवर्ड पूछेगा। तो जब आप एसक्यूएल इंस्टॉल किए होंगे उस दौरान जो पासवर्ड डाले हैं वही पासवर्ड आपको यहाँ एंटर कर देना है। अब मान लीजिए इंस्टॉलेशन के टाइम आप माई एसक्यूएल 123 लिखे थे, तो यही पासवर्ड यहाँ डालेंगे। पासवर्ड गलत होने पे क्या होता है कि ये विंडो अपने आप बंद हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेगा एक्सेस डिनाइड। तो ये आपको लगेगा कि अच्छा ये तो काम ही नहीं कर रहा है, लेकिन ये काम कर रहा है। गलती हमसे क्या हो रही है, पासवर्ड गलत डाल दिए। जैसे ही आप पासवर्ड सही डालेंगे, एक्सेस ग्रांट हो जाता है और आपके सामने यह विंडो ऐसे खुल जाता है। यहाँ पे कोने में लिखा रहेगा माई एसक्यूएल या एसक्यूएल, जो भी लिखा, लेकिन लिखा होता है जनरली माई एसक्यूएल। यानी अब आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज होने के लिए तैयार है। अब आप यूज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले काम क्या होता है कि कभी भी आप एसक्यूएल या माई एसक्यूएल को जब यूज करते हैं तो आप जानते हैं कि हमें क्या करना है, इसमें टेबल बनाना है। टेबल को क्या करना है, क्रिएट करना है। हमेशा ध्यान रहे, पहला काम, टेबल क्रिएट करने से पहले आपको माई एसक्यूएल के अंदर डेटाबेस बनाना पड़ता है। जब तक आप डेटाबेस नहीं बनाएंगे तब तक इसमें टेबल आप क्रिएट नहीं कर सकते। इसीलिए पहला स्टेप जो हमारे पास होगा ओपन करने के बाद वो ये होगा कि हम डेटाबेस बनाएं, और दूसरा स्टेप जो होगा वो ये होगा कि हम इसमें टेबल उसके बाद क्रिएट करें। तीसरा स्टेप जो होता है वो डेटा इंसर्शन होता है, यानी हमको डेटा को क्या करना है, इंसर्ट करना है इस टेबल के अंदर। ठीक है, एक बात आपसे हम और बताना चाहेंगे कि अगर आप माई एसक्यूएल यूज कर रहे हैं अपने कॉलेज या स्कूल में, तो उसमें एक डिफॉल्ट डेटाबेस पहले से होता है। उस डिफॉल्ट डेटाबेस को हम लोग टेस्ट बोलते हैं। यानी अगर आपसे पूछा गया कभी ऑप्शनल में कि भैया कौन सा डेटाबेस बाय डिफॉल्ट हमारे MySQL में होता है, तो आप कह सकते हैं कि उसमें बाय डिफॉल्ट जो डेटाबेस होता है साहब, उसका नाम होता है टेस्ट।
यानी टेस्ट एक ऐसा डिफॉल्ट डेटाबेस है जो उसमें एग्जिस्ट करता ही करता है, और एक डिफॉल्ट टेबल भी एग्जिस्ट करता है। उस डिफॉल्ट टेबल का नाम होता है ड्यूएल। उस डिफॉल्ट टेबल का नाम होता है ड्यूएल, DUAL, ड्यूएल। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। ये कॉन्सेप्ट हो गया जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उनके लिए, और ये जो हो गया थ्योरी पार्ट वो कॉलेज वालों के लिए हो गया। अब आता है कि भैया डेटाबेस बनाएंगे कैसे, क्या कीवर्ड्स होंगे। तो सबसे पहला काम, आपको डेटाबेस क्रिएट करने के लिए लिखना पड़ेगा क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस, और आपको अपने डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा। मान लेते हैं कि मेरे डेटाबेस का नाम है MyDB1। अब आपका डेटाबेस का ये क्वेरी लिखा दिया गया। जैसे ही क्वेरी खत्म होता है आपको लास्ट में लगाना है सेमीकोलन और अपने कीबोर्ड से एंटर दबा देना है, एंटर की। जैसे ही दबाएंगे आपके स्क्रीन पर यहां मैसेज आ जाएगा डेटाबेस क्रिएटेड। अब आपका डेटाबेस क्या हो चुका है, बन चुका है। डेटाबेस बनने के बाद मैंने क्या बताया, पहला काम आपको क्या करना है, डेटाबेस बनाना है। तो हम लोगों का डेटाबेस बन चुका है, डेटाबेस बन चुका। अब बेटा हमारा दूसरा काम यहां क्या है, टेबल क्रिएट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट टेबल। अब टेबल का नाम देना पड़ेगा। अब टेबल का नाम क्या होगा, तो मान लीजिए हम स्टूडेंट्स के लिए बनाना चाहते हैं, तो हम लिख देंगे क्रिएट टेबल स्टूडेंट 1। अब आप यहां पर सेमीकोलन नहीं लगाने वाले हैं। क्यों नहीं लगाने वाले हैं, क्योंकि आप एक टेबल बना रहे हैं स्टूडेंट, और इस टेबल में आप कुछ इंफॉर्मेशन को सेव करेंगे। तो आपके पास क्या होना चाहिए, कॉलम्स होने चाहिए। कॉलम्स कहां से आएंगे, तो मान लीजिए हम यहां पे चाहते हैं बच्चों का एडमिशन नंबर लिखा हो, आप चाहते हैं बच्चों का नाम लिखा हो, बच्चों का कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हो, यही ना चाहेंगे। तो यहां पर आप क्या करेंगे कि एक एंटर की दबाओगे, आप नीचे आ जाएंगे। अब क्या क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कौन कौन सा हेडर होना चाहिए, कौन कौन सा एट्रीब्यूट होना चाहिए, वो आप डिसाइड करेंगे। तो हम डिसाइड करते हैं भैया हमें चाहिए एडमिशन नंबर, ठीक है। दूसरा, अब एडमिशन नंबर जब बच्चा यहां एंटर कर रहा होगा तो कौन से फॉर्म में होना चाहिए, नंबर के फॉर्म में। तो वो नंबर के फॉर्म में होगा, तो हम लोग इस नंबर को डिनोट करते हैं इंटीजर से। नाम वो लिखेगा तो कैसे लिखेगा, वर्ड्स में, यानी कैरेक्टर फॉर्म में। कॉन्टैक्ट नंबर लिखेगा, कैसे लिखेगा, तो इंटीजर के फॉर्म में। अब आप में से कई लोगों के बीच ये कौतूहल होगा, डाउट होगा कि सर इंटीजर क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है। तो हम इसे डेटा टाइप्स बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, डेटा टाइप्स। इन्हें हम कहते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होता है, तो डेटा टाइप का मतलब होता है द टाइप ऑफ डेटा that is used with a variable, the type of data that is used with a variable to perform certain operations। यानी कुछ ऑपरेशंस को करने के लिए हम जो डेटा यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डेटा टाइप। अब मान लीजिए एडमिशन आप किस में चाहते हैं, तो इंटीजर में, तो हम क्या लिख देंगे, शॉर्ट फॉर्म इंट। अब कितना बड़ा होना चाहिए, तो हम चाहते हैं कि भैया 10 डिजिट का हो, तो लिमिट लगाना पड़ेगा, यानी उसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट। उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट का एक ठेठ भाषा है, या ठेठ मतलब है लिमिट। तो आप लगा दिए इंटीजर 10 या इंट 10, कॉमा लगा देंगे।
नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, नेम। किसमें लिखना है, वर्ड्स में, तो कैरेक्टर। कितने कैरेक्टर का हो सकता है? मान लीजिए मेरा नाम आशुतोष तिवारी है, तो हम लिख दिया आशुतोष तिवारी। हो सकता है पूरा शब्द जो है वो 18 डिजिट का है, 18 अल्फाबेट्स का है। तो उसी तरीके से कितने अल्फाबेट्स को आप एडजस्ट करना चाहते हैं, तो हम मान के चलते हैं 20 अल्फाबेट, ठीक है, कॉमा डाल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर। तो कॉन्टैक्ट हम चाहते हैं इंटीजर के फॉर्म में हो, 10 डिजिट का। इसके आगे कुछ लिखना नहीं है हमें, यानी इसके आगे कोई और रो चाहिए नहीं, इसीलिए हम यहाँ ब्रैकेट बंद कर दिए और यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिए। एंटर दबा दीजिए। जैसे ही एंटर दबाएंगे यहाँ पर आपके सामने एक मैसेज आएगा, टेबल क्रिएटेड, यानी टेबल क्या हो गया, बन गया। तो भैया टेबल बन गया तो वो हमें देखना भी तो है कि कैसा बना है, हमारे काम का है भी या नहीं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो टेबल को देखने के लिए हम लोग एक कीवर्ड का यूज करते हैं, वो है डिस्क्राइब, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं टू सी या चेक द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, यानी टेबल के स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए हम लोग कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, डिस्क्राइब। अब डिस्क्राइब क्या, तो टेबल का नाम। तो यहां पे जरा देखिए टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट 1, तो हम यहां लिख देंगे स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 1, और आप सेमीकोलन लगा देंगे। जैसे ही आप लगाएंगे आपके सामने एक टेबल खुल जाएगा, ऐसा रो कॉलम जो भी आप लिखे होंगे वो आ जाएगा। अब मान लीजिए आईडी था, नेम था, कॉन्टैक्ट नंबर था। अब इसमें कौन सा डेटा डाल सकते हैं आप, इंटीजर, कैरेक्टर, इंटीजर, वो सारा लिखा हुआ यहाँ पर आ जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भैया हमारा टेबल जो है उन कंडीशंस के साथ, उन कांस्टेंट के साथ बनकर तैयार हो गया है। अब हमारे पास एक तीसरा कंडीशन है या तीसरा क्वेश्चन है कि इसमें डेटा कैसे एंटर करेंगे। तो खैर ठीक है, डेटा एंटर करने की कहानी हम थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं। एक बात आपसे हम बताना चाहेंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, जैसे हम यहां दिखा दें, यहीं पे देख लेते हैं। मान लीजिए आईडी लिखा है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम चाहते हैं ऐसा लिखना। ऐसे पहले वाले में आप वीडियो के थोड़ी देर पहले देखोगे तो जो टेबल ओरिजिनल बनाए थे वो लिखा था एडीएम, यानी एडमिशन। अब कोई बच्चा कह दे कि सर हमको एडमिशन आईडी लिखना है, तो क्या करेगा, एडमिशन और आईडी के बीच स्पेस छोड़ देगा, तो वो क्या हो गया, एरर हो जाएगा। आप अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो एरर आएगा, ठीक है। तो उस एरर को दूर कैसे कर सकते हैं, तो एरर को दूर करने का आसान तरीका है कि अगर भैया दो शब्द लिखे हो, दोनों आपस में रिलेटेड हैं, तो आप इसके बीच में अंडरस्कोर का साइन लगा दो, क्योंकि स्पेस दोगे तो वो नहीं समझेगा, अंडरस्कोर वो समझ जाएगा। तो कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने के लिए आप यहाँ पर अंडरस्कोर का साइन लगा सकते हैं, जिससे आपके काम को क्या होगी, सहूलियत होगी और एरर नहीं आएगा। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। तो मैंने आज आपको बताया डेटाबेस क्रिएट करना, डेटाबेस के बाद टेबल क्रिएट करना और टेबल को कैसे देख सकते हैं वो बताना। ये मैंने बताया MySQL के लिए। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अब बाकी कोई डाउट्स है तो आप मेरे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।